एक बहू की 5 छोटी ननद। चारों तरफ खुशी का माहौल था, सभी लोग जश्न मना रहे थे। एक मंडप में गंगा की शादी प्रेम से हो रही थी। गंगा से शादी करके प्रेम उसे अपने घर ले आता है। प्रेम की माँ करिश्मा अपनी बहू का स्वागत करती है। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, स्वागत है तुम्हारा। गंगा के अंदर आते ही उसकी 5 छोटी ननद उससे कहती हैं, भाभी जरा घूंघट तो उठाओ, मुझे आपका चेहरा देखना है। अरे भाभी, आपका लहंगा कितना सुंदर है। गंगा अपना घूंघट ऊपर करती है और कहती है, अरे वाह, तुम पांचों तो बहुत प्यारी हो। ऐसा कहकर गंगा अपनी 5 ननद को गले से लगा लेती है, जिसके बाद करिश्मा गंगा को अपने बेटे के कमरे तक छोड़ आती है। देख बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तेरी हुई। तेरी 5 छोटी छोटी नंद हैं जिनकी जिम्मेदारी तेरे सर पर है। देख बहू, मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं कैंसर की मरीज हूँ, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आगे चलकर तुझे इस घर को जोड़ कर रखना है। ये सुनते ही गंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास से कहते हैं, माँ जी, पहले ही भगवान ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया था, जिसके बाद आप एक माँ बनकर मेरी जिंदगी में आई और अब आप भी मेरी जिंदगी से चली जाओगी। लगता है कि मेरी जिंदगी में माँ का सुख है ही नहीं। बहू, सबके जीवन का एक मूल्य होता है। मेरे जीवन का जो मूल्य था शायद वह अदा हो चुका है। अब तू अपने जीवन का मूल्य चुका। ऐसा कहकर करिश्मा वहां से चली जाती है, जिसके बाद प्रेम अपने कमरे में आता है और गंगा से बातें करने लगता है। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं और अचानक से हमारी शादी हो गई, इसलिए हमें पहले एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए, है ना? अपनी सुहागरात वाले दिन प्रेम अपनी पत्नी गंगा से खूब सारी बातें करता है। उनकी वो रात ऐसे ही गुजर जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गंगा एक संस्कारी बहू की तरह सुबह ही पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता बना लेती है और अपनी 5 ननद को प्यार से उठाकर उनसे कहती है, अरे, तुम सभी अभी तक सो रही हो? चलो अब उठ जाओ, मैंने तुम सभी के लिए नाश्ता बनाया है। गंगा अपने पति और अपनी सास के साथ साथ अपनी 5 ननद का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके चलते अब करिश्मा का कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन अचानक से उनके घर के दरवाजे पर कोई दरवाजा बजाने लगता है। दरवाजे की खटपट सुनकर गंगा दरवाजा खोलने जाती है। जी कहिए, कौन है आप और आपको किससे मिलना है? सुंदर, अति सुंदर, कितनी सुंदर हो तुम। क्या कहा तुमने? अरे मैं तो तुम्हें कह रहा था, भाग्यवान, वैसे ये लड़की कौन है और तुम हमसे ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं इस घर की बहू हूँ। ये सुनते ही देवराज और तानिया के होश उड़ जाते हैं और देवराज गंगा से बिना कुछ कहे ही घर के अंदर घुस जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ माँ, कहाँ पर हो आप? ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ? मेरे घर में मेरे छोटे भाई ने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरे छोटे भाई, अभी भी तू नाराज है? देख, मैं अपनी माँ को देखने के लिए आया हूँ। अरे जा जा, अपनी माँ को देखने आया है या फिर माँ के मरने पर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने आया है? माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी ममता मुझे यहाँ तक खींच लाई। माँ, देवराज अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अपनी माँ और अपने छोटे भाई को किसी तरह फंसा लेता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी तानिया के साथ उसी घर में रहने लगता है। एक दिन कैंसर की बीमारी के चलते करिश्मा भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा प्रेम को मिल जाता है और आधा हिस्सा देवराज को। एक दिन तानिया देवराज से कमरे में कहती है, अजी मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम प्रेम को रास्ते से हटा दें, फिर इस पूरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक केवल हम ही होंगे। देवराज अपनी चालाक पत्नी की बात मान लेता है, जिसके बाद वो अपने भाई की कार के ब्रेक फेल कर देता है, जिसके कारण प्रेम का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और बेचारी गंगा विधवा हो जाती है। आप मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? मेरे साथ साथ आपकी बहनों का अब क्या होगा? भाभी, भैया उठ क्यों नहीं रहे हैं? इन्हें उठाओ ना। भैया ऐसे शांत क्यों है भाभी, और आप रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ ना भाभी, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। भैया आप कभी नहीं उठेंगे, भैया मर गए हैं। अपनी छोटी छोटी ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बेचारी गंगा और टूट जाती है।
जिसके बाद देवराज अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार करवा देता है। प्रेम के मरने के बाद तानिया गंगा और उसकी 5 छोटी ननद से कहती है, अब तुम्हारा पति इस दुनिया में तो रहा नहीं, इसलिए इस घर में भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अब इन 5 को यहाँ से ले जाओ। दीदी, हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए। इतनी रात के समय मैं अपनी 5 ननद के साथ कहाँ जाऊंगी? हमें इस घर के एक छोटे से कोने में जगह दे दीजिए। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। देवराज गंगा को उसकी 5 छोटी ननद के साथ धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद बेचारी गंगा अपनी 5 ननद का हाथ थामकर चलने लगती है। क्यों भगवान, क्यों तूने मेरे साथ ऐसा किया? पहले मेरे जन्म के पश्चात तूने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, और जब मुझे मेरी माँ जैसी सास मिली तो तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। एक दोस्त जैसा पति मिला, तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं अपनी 5 ननद का ख्याल कैसे रखूंगी? गंगा रोती हुई अपनी 5 ननद के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी बारिश होने लगती है और वो सभी भीगने लगते हैं। तभी उनके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी निकलकर बाहर आता है। आनंद, तुम यहाँ कैसे? अरे मेरी छोड़ो, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, और ये छोटी बच्चियां कौन हैं? गंगा अपने ऊपर बीती हुई सभी बातें आनंद को बताती है। आनंद उसका बचपन का दोस्त था, जो उससे मन ही मन बहुत प्यार करता था। वो गंगा के साथ उसकी 5 ननद को अपने घर ले आता है। देखो गंगा, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आनंद गंगा के साथ साथ उसकी 5 ननद का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ये सब देखकर गंगा बहुत खुश होती है, लेकिन वो एक दिन आनंद से कहती है, आनंद, तुमने हमारी मुसीबत में हमारा बहुत साथ दिया, और अभी भी तुम हमारा साथ दे रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे अपने एहसानों तले मत दबाओ। मैं कुछ करके अपनी 5 ननद का पेट पालना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ गंगा, तुम बहुत आत्मनिर्भर हो। मैं अपने एहसानों तले तुम्हें दबाना नहीं चाहता। अगर तुम काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे सकता हूँ। आनंद गंगा को अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा देता है, जिसके बाद गंगा एक अच्छी खासी नौकरी करके अपने 5 ननद का अच्छे से ख्याल रखने लगती है, और वो उन्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भी डाल देती है, जिसके बाद वो उनकी परवरिश करती है। वहीं दूसरी तरफ आनंद गंगा को एक तरफा प्यार करता रहता है, लेकिन वो उसे अपने प्यार के बारे में कभी नहीं बताता, ताकि वो उसे दोबारा खो न सके। अगर हौसले की बुनियाद मजबूत हो तो हर मुसीबत का समाधान निकल आता है। इंसान का अंदर से मजबूत होना जरूरी है, फिर चाहे बाहर से वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। लंबी बहू के बोने ससुराल वाले। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी इस शादी के लिए मान जाएगी? अरे अगर नहीं मानती है तो उसे मनाओ और उसे समझाओ कि उसकी शादी कार्तिक से होनी कितनी जरूरी है। आप अपने लिए अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकते हैं? केवल एक बिजनेस डील के लिए अपनी बेटी की शादी करवाना ठीक नहीं है। तुमसे जैसा कहा गया है वैसा करो। तुम जानती नहीं हो ये बिजनेस डील है मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये सब मैं हम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। एक बार आप अपनी बेटी से तो पूछ लीजिए कि वह क्या चाहती है। जाओ उसे उसकी शादी के बारे में बता दो, वो मेरी बात को नहीं टालेगी। रेखा उदास होकर अपनी बेटी के पास जाती है और उसे उसकी शादी की खबर देती है, लेकिन उसकी बेटी स्मृति पहले से ही रो रही होती है। मैं जानती हूँ माँ, मैंने आपकी और पिताजी की सारी बातें सुन ली थी। पिताजी ने एक बिजनेस डील के लिए मुझे दांव पर लगा दिया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। स्मृति की बात सुनकर रेखा उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद स्मृति अपने मन ही मन सोचती है, पिताजी को क्या लगता है कि मैं उनकी बात मानकर आराम से उन बौने लोगों के साथ रह लूंगी? मैं उन लोगों का जीना हराम कर दूंगी और यही मेरा मकसद होगा। स्मृति एक 6 फुट की हाइट वाली लड़की थी, लेकिन उसके पिता देवराज अपने बिजनेस के चलते उसकी शादी एक बोने परिवार में करवा देते हैं, जहां माता, पिता, बहन और स्मृति का होने वाला पति सब बोने थे। लेकिन वो लोग बहुत अमीर थे। जब स्मृति का गृह प्रवेश होता है, वो दरवाजे पर खड़ी हुई अपने बोने ससुराल वालों को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ये क्या, मेरे ससुराल वाले तो जरूरत से ज्यादा ही बौने निकले, और मेरे पति को तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बराबर मेरा बेटा खड़ा हो। बस करो स्मृति, और कितना मजाक उड़ाओगी तुम हमारे बोने होने का। अब तुम लोग बौने हो तो बौने ही कहूंगी ना। अगर तुम थोड़े से लंबे होते, जैसे मेरी हाइट है,
देखो मेरी हाइट पूरी 6 फुट है। अरे मेरी हाइट के हिसाब से तुम मेरे साथ चलते हुए अच्छे नहीं लगते हो। अरे बहू, लगता है तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, तभी कुछ ना कुछ कह रही हो। निशा, जाओ तुम अपनी भाभी को उनके कमरे में छोड़ाओ, थोड़ा सा आराम करेंगी तो थकावट उतर जाएगी। निशा अपनी भाभी को उनके कमरे में छोड़ आती है, जिसके बाद ममता अपने बेटे कार्तिक से कहती है, अरे बेटा, अभी नई नई शादी हुई है तेरी और बहू के लिए घर भी नया है और हम लोग भी, इसलिए उसे हम लोगों के साथ थोड़ा सेटल होने में वक्त लगेगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ममता अपने बेटे कार्तिक को हौसला देती है, जिसके बाद कार्तिक अपने कमरे में अपनी पत्नी स्मृति के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। स्मृति अपना हाथ जोर से झटकती है और उसके हाथ से छुड़ा लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सुहागरात बनाऊंगी? तुम तो इतने छोटे हो कि तुम्हें तो देखते ही ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा मेरे पास आ गया हो। जाओ पहले अपनी माँ से कहो कि तुम्हें कॉम्प्लान पिलाए। ऐसा कहकर स्मृति जोर जोर से हंसने लगती है और बिस्तर पर जाकर सो जाती है। ये बात कार्तिक को बहुत उदास कर देती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, निशा और ममता दोनों रसोई में खाना बना रही होती हैं। तभी स्मृति निशा से कहती है, अरे ओ 1.5 फुटिया, जरा मुझे एक कप चाय तो देना। स्मृति, ये क्या तरीका है मेरी बहन से तुम्हारा बात करने का? ओहो, गलत ही क्या कहा है? देखने में बिल्कुल 1.5 फुटिया ही दिखती है तुम्हारी बहन, और तुम भी 1.5 फुटिया दिखाई पड़ते हो। कार्तिक गुस्से से नाश्ता छोड़कर ऑफिस के लिए निकल पड़ता है, जिसके बाद स्मृति अपने मन ही मन बहुत खुश होती है। बहुत शौक से इन्होंने 6 फुट की लड़की को अपने घर की बहू बनाया था, अब इनका सारा शौक पानी में मिल गया। स्मृति नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद निशा स्मृति के पास आती है और उसे कहती है, अरे भाभी, आज मेरे स्कूल में फेयरवेल पार्टी है, क्या आप मुझे अपनी कोई अच्छी सी साड़ी दे दोगी? क्या कहा? मेरी साड़ी? अरे मेरी साड़ी तो तुम्हें द्रौपदी की साड़ी की तरह आएगी। तुम तो अपनी माँ की कोई चुन्नी उठाकर उसकी ही साड़ी बना लो। एक तो तुम इतनी बौनी हो, तुम्हें साड़ी की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए तो चुन्नी ही काफी होगी। स्मृति निशा का मजाक उड़ाती है, जिसके बाद निशा चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपनी अच्छी सी ड्रेस पहनकर फेयरवेल पार्टी के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके जाने के बाद स्मृति अपने आप से कहती है, आज तो बहुत अच्छा दिन है, मौसम भी अच्छा है। एक काम करती हूँ, अपने लिए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए चली जाती हूँ। इन बौने लोगों को देख देख कर तो मैं बोर हो गई हूँ, थोड़ा बाहर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। ऐसा सोचकर स्मृति शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। वो दिन भर अपने लिए कई सारे कपड़े खरीदती है और कई सारी नई नई सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीदती है। एक मॉल में वो एक साड़ी पहन कर देखती है। अरे वाह, 6 फुट की हाइट होने की वजह से यह साड़ी मेरे ऊपर कितनी खिल रही है, इसे तो मैं जरूर पहनूंगी। स्मृति साड़ी लेकर वापस अपने घर की तरफ निकलने लगती है। जैसे ही वो सड़क पार करके अपनी कार के पास पहुंचने वाली होती है, तब ये कार बहुत तेजी से आती है और स्मृति से उसकी टक्कर हो जाती है। कुछ लोग स्मृति को उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर स्मृति का इलाज करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्मृति के एक्सीडेंट के बारे में उसके ससुराल वालों को भी पता चल जाता है और वो सभी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तभी डॉक्टर कार्तिक के पास आते हैं और उससे कहते हैं, देखिए, एक्सीडेंट के दौरान जिस कार से आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था, वो कार आपकी पत्नी के पैरों पर चढ़ गई है, जिसकी वजह से उनके दोनों पैर खराब हो गए हैं। अब वो कभी नहीं चल पाएंगी। ये सुनकर कार्तिक और उसका परिवार बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो सभी स्मृति से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं। चिंता मत करो बहू, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम अब कभी नहीं चल पाओगी, लेकिन अमेरिका में मैंने कई सारे ऐसे केस देखे हैं जिनमें डॉक्टर ऑपरेशन करके लोगों को चलने लायक बना देते हैं। मैं तुम्हारा इलाज अमेरिका से करवाऊंगा। ये सब सुनकर स्मृति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुई कहती है, ये सब मेरी ही करनी का नतीजा है। मैं दिन रात आप लोगों की हाइट को लेकर बोला करती थी और आपका मजाक उड़ाया करती थी। आज भगवान ने मुझसे मेरे ही पैर छीन लिए। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? आप तो आज भी पूरे 6 फुट की हाइट वाली हो, जिसे कोई कम नहीं कर सकता। देखो स्मृति, तुम कल भी मेरी पत्नी थी और आज भी मेरी पत्नी हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम्हारे पैर नहीं रहे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे पैरों का इलाज करवा सकूं।
ये सब सुनकर स्मृति को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी सास, अपने पति और अपनी नंद से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जितना मैंने आप सभी को नीचा दिखाया, आप सभी ने हमेशा मुझे उतना ही ऊपर रखा। आज मुझे अपनी गलती का पछतावा है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे बहू, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हम कल भी तेरे साथ थे और आज भी तेरे साथ ही रहेंगे। कार्तिक स्मृति को व्हीलचेयर पर बैठाकर घर ले आता है, जिसके बाद कार्तिक स्मृति को अमेरिका ले जाकर उसके पैरों का इलाज करवा देता है। जिसके बाद स्मृति पहले की तरह चलने फिरने लगती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जौनपुर गांव में तुलसी और त्रिवेणी नाम की सास बहू रहा करती थी। उनके घर की फाइनेंशियल हालत कुछ खास नहीं थी। तुलसी के पति विपिन के हाथों में किसान की कुशलता कूट कूट कर भरी थी, मगर उसके पास खुद की जमीन नहीं थी, जिसके चलते वो बटाईदार के तौर पर बड़े बड़े जमींदारों के खेत में जुताई बुआई करके जैसे तैसे परिवार चला रहा था। सांझ की बेला बीतने के साथ विपिन अपने घर की ओर अग्रसर हो जाता है। विपिन बेटा, तू आ गया? क्या बात है, तेरा चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? क्या बताऊं माँ, सबेर से सांझ तक एक पांव पर खड़ा होकर खेती बाड़ी बनिहारी करता हूँ। बावजूद इसके मेहनत का आधा मोल मिलता है तो मन तो टूटे न जाता है। आज आखिरी खेत की बुआई बची हुई थी, वो भी खत्म हो गई है। अब कल से फिर आपका बेटा बेरोजगार होकर घर पे बैठेगा। अरे बेटा शांत हो जा। आसमान में उड़ने वाले परिंदों से भी सीख, जो ना तो बोते हैं ना काटते हैं, बस बटोरते हैं। भगवान पर भरोसा रख, वो तुझे नया रोजगार देगा। हाँ माँ, बस भगवान मेरे घर में खत्ते खाली पड़ने से पहले कोनो नया काम जरूर दे दे। एकाएक हाथों में खाने की थाली लिए तुलसी उनके पास आती है। अजी, अब सब कुछ भूलकर खाना खाओ। आज मैंने आपका मनपसंद साग बनाया है। फिर तुलसी अपनी सास और अपने पति को खाना परोसती है और खाने का पहला निवाला खाते ही विपिन बड़ाई करते हुए बोलता है, वाह तुलसी, तुम्हारे हाथों का तो जवाबे नहीं है। अक्का जायकेदार साग बनाई हो। अरे आखिर बहू किसकी है? गरीबी में भी उनके चेहरे खिले हुए थे, मगर कहते हैं ना कि विपत्ति कब दस्तक दे जाए कोई नहीं जानता। समय बीतता है, जिसके साथ सर्दी के मौसम की शुरुआत हो जाती है। बावजूद इसके विपिन बेरोजगार था। अब अनाज के खत्ते खत्म हो चले थे, घर का चूल्हा उदास पड़ा था। ये देखकर विपिन की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। ये कैसा बुरा दौर दिखा रहा है मुझे तू भगवान। अब मेरी आंखों के सामने से सब कुछ छिन्न भिन्न हो चुका है और मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा हूँ। अधिकार है मेरी जिंदगी पर। बेरोजगारी का शोक विपिन के जीवन को इस तौर पर अपनी जकड़न में ले लेता है कि वो बीमारी का बिछौना धर लेता है। ऐसे ही त्रिवेणी टूटे मन से बोलती है, बहू, इस घर का भार विपिन के कंधों पर सवार था और आज वही रोग के चपेटे में है। अब इस सर्दी में कैसे चलेगा गुजर भत्ता? माँ जी, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं, बल्कि इस बुरे वक्त से लड़ने और कुछ करने का है। आजकल हाट बाजार में जहाँ देखो टमाटर सूप की बड़ी होड़ है। क्यों ना हम सास बहू भी टमाटर सूप बनाकर बेचें? बहू, इस वक्त हमारे हाथ में एक खोटा सिक्का नहीं है, तो ये टमाटर सूप बेचने का ख्याल कैसे पूरा होगा? माँ जी, आइए मेरे साथ। तुलसी अपनी सास की बाह पकड़े उसे घर के पीछे ले आती है, जहां ढेरों लाल रसीले टमाटर पेड़ों से लदे हुए थे। टमाटर की खेती ये कब की तूने बहू? माँ जी, कुछ महीने पहले जब टमाटर बहुत महंगे हो गए थे, तब मैंने कुछ बीज यहाँ बो दिए थे, मगर मुझे मालूम नहीं था कि बेमन से बोया बीज इतना फल देगा। अब तो हम टमाटर सूप बेचेंगे ना? बहू, सिर्फ टमाटर से बात थोड़ी बनेगी। सूप बनाने के बर्तन, मसाला और ठेला भी तो चाहिए। इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे बाबूजी ने मुझे ब्याह पर माँ के जेवर दिए थे, उन्हें बेचकर पैसे मिल जाएंगे। तुलसी अपने पिता के दिए ज्वेलरीज को बेचकर एक ठेला और टमाटर सूप की सारी सामग्री खरीद लेती है, जिसके बाद दोनों सास बहू गर्मा गर्म टमाटर सूप बनाकर अपने ठेले के साथ बाजार के बीच आकर खड़ी हो जाती हैं। गर्मा गर्म टमाटर सूप पी लो, सास बहू के टमाटर सूप पी लो। आओ आओ ग्राहकों, पेश है जायकेदार सूप। आवाज सुनकर ठंड से ठिठुरता रतन टमाटर सूप पीने के लिए सास बहू के ठेले पर आता है।
अरे जरा जल्दी से एक कटोरी गर्मा गर्म टमाटर का सूप तो दे देना। तुलसी झटपट से गर्मा गर्म टमाटर का सूप रतन को दे देती है, जिसे पीकर रतन कहता है, वाह वाह, क्या जबरदस्त टमाटर सूप बनाया है तुम दोनों सास बहू ने। अब पीते ही शरीर का ठंड गायब हो गया है। कितना दाम हुआ इसका? वो नया नया कारोबार है ना, इसीलिए दाम कम है भाई जी। इतने कम दाम में इतना बेहतर टमाटर सूप? रतन के बाद कुछ और इक्के दुक्के ग्राहक सास बहू के हाथों बने टमाटर सूप पीने के लिए वहां आते हैं। देर रात टमाटर सूप बेचकर सास बहू घर आती हैं। माँ जी, कुल मिलाकर 400 रुपए की कमाई हुई है। इससे ज्यादा तो हमने लागत लगाई है। धीरज धर बहू, आज तो पहला दिन था ना, इसीलिए। परिश्रमी सास बहू पौ फटने के साथ बिस्तर से उठकर घरेलू काम काज निपटा कर मिल बांट कर टमाटर सूप बनाकर उन्हें बेचने के लिए बाजार में आ जाती हैं। सर्दी के लहरों में ठिठुरते हुए ग्राहकगण उनके ठेले पर आकर सूप पीते हैं और बदले में 10 रुपए देकर चले जाते हैं। एक रात सास बहू टूटे मन से बात करते हुए कहती हैं, आज पूरे 1 सप्ताह हो गए हैं हम दोनों सास बहू को टमाटर सूप बेचते। बावजूद इसके हमारी मेहनत कुछ खास रंग नहीं दिखा रही। माँ जी, शायद हमारे टमाटर सूप किसी बात में कुछ ना कुछ कमी है। कैसा रहेगा अगर हम अपने गर्मा गर्म टमाटर सूप में गर्म मसालों का तड़का डालें, जैसे तेज पत्ता और स्पाइसी के लिए काली मिर्च, और साथ ही स्वीट कॉर्न का यूज करें, तो टमाटर सूप के स्वाद में निखार आएगा। सास बहू इस बार नए तौर से टमाटर सूप बनाकर बाजार में बेचने पहुंच जाती हैं। टमाटर सूप पी लो, सर्दियों का बेनजीर तोहफा। सास बहू के बनाए टमाटर सूप पी लो। टमाटर सूप के मनमोहक महक से वहां बहुत सारे ग्राहक टमाटर सूप का लुत्फ उठाने आ जाते हैं और दोनों सास बहू ग्राहकों को गर्मा गर्म टमाटर सूप सर्व करती हैं। तभी सूप पीकर रिपना और दामोदर नाम का एक दंपत्ति सास बहू के बनाए टमाटर सूप की बड़ाई करते हुए बोलते हैं, वाह, आप दोनों सास बहू के नपे तुले हाथों की दाद देनी पड़ेगी। क्या जायकेदार टमाटर सूप बनाया है, पीते ही तन मन तरोताजा हो गया। और सर्दियां भी शरीर से कोसों दूर भाग गई। सचमुच आप दोनों सास बहू के हाथों में तो साक्षात मां अन्नपूर्णा का बसेरा है भाई। अब से तो हम पूरी सर्दी आपके बनाए टमाटर सूप का लुत्फ रोजाना उठाएंगे, क्योंकि सस्ते दाम में इससे अच्छी गुणवत्ता केवल आपके बनाए सूप में ही शामिल है। हाँ, सही कह रहा हूँ हम। टमाटर सूप बेचकर हर दिन सास बहू की आमदनी बढ़ती चली गई और साथ ही उनके हाथों से बोई गई टमाटर की खेती भी खूब फलवंत हो रही थी, जिससे सास बहू के टमाटर खरीदने के दाम बड़े ही सहजता से सूखे सूखे बच जाते हैं। और अब सास बहू के बनाए टमाटर सूप रोजाना शुरुआती दिनों की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा मात्रा में बिकता है। कुछ महीनों बाद देखिए माँ जी, हम सास बहू ने टमाटर सूप बेचकर 2 महीने के भीतर इतनी बड़ी रकम कमाई है। अब हमारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। हाँ बहू, इस मड़ई में सर्दी की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। हमारा भी अपना पक्का और पुख्ता मकान होगा। इस तरह दोनों सास बहू उस धरती पर एक सुखद शानदार घर की नींव रखती हैं और बिना रुके थके मेहनत करती हैं, जिससे उनकी कमाई में बड़ी बरकत मिलती है। और सास बहू के टमाटर सूप का ठेला अपने श्रेष्ठ स्वाद के चलते एक रेस्टोरेंट में बदलकर छवि छाप छोड़ता है, जिसे देखकर रेस्टोरेंट में बैठे वही पुराने ग्राहक कहते हैं, अब पुरानिया सच ही कह गए हैं कि सच्ची लगन से किया गया अथक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यकीन ना हो रहा हो तो कल जो सास बहू बाजार के बीच ठेला लगाती थी, आज उनके सूप के स्वाद ने रेस्टोरेंट की जगह बना ली है। देख रहे हो बहू, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि हम सास बहू ने अनपढ़ होकर अपने बाजू के बलबूते पर घर बार बनाया और ये जमीन खरीदकर खुद का रेस्टोरेंट भी खड़ा किया। माँ जी, हर इंसान की एक कमजोरी के साथ एक कला मौजूद होती है, बस हमें उसे पहचानने और उसे निखारने की जरूरत होती है। खरा कथन है, इस दुनिया में कोई भी अपने आप में पूरी तरह पूरा नहीं तो पूरी तरह अधूरा भी नहीं है। तुलसी ने बुरे वक्त में अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल करके अपने घर की चरमराई दशा को संवार लिया। बबलू अपनी सब्जी का ठेला लिए सड़क से गुजर ही रहा था कि एक कार वाला तेज स्पीड से टक्कर मारकर भाग जाता है, जिससे बबलू की आधी सब्जियां खराब हो जाती हैं और उसके पैर में काफी गहरी चोट आती है। आसपास के लोग उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं।
फिर घर ले जाते हैं। अपने बेटे की ये हालत देखकर सुधा कहती है, अरे बेटा, क्या हुआ तुझे? तेरे पैरों में इतनी पट्टी क्यों बंधी है? अरे कोई तो बताओ। अरे जानवी, जल्दी से पानी लेकर आ। आई माँ जी। माँ, आपको तो पता है अमीर लोग कैसे होते हैं। उन्हें गरीब लोगों का न ठेला दिखता है न उनका दिल, बस रौंदते हुए चले जाते हैं। तभी जानवी रसोई से पानी लाती है तो अपने पति की ये दशा देखकर उसके हाथ से गिलास गिर जाता है और रोते हुए वो कहती है, बल्लू जी, आपको क्या हुआ? किसने आपकी ये हालत की? नर्क में जाए वो इंसान, अपने आप को समझते क्या है? दूसरों को चोट पहुंचाकर भाग जाते हैं। जानवी, अब छोड़ो, कोई बात नहीं। अरे जो होना था सो हो गया। मेरे ठेले की आधी सब्जियां खराब हो गई। जो बची कुची हैं वो अंदर रख लो, हमारे काम आ जाएंगी, क्योंकि अब मैं मंडी नहीं जा पाऊंगा बेचने। बेटा ऐसा मत कर, कुछ दिन की बात है तो फिर से चलने फिरने लगेगा तो काम भी करेगा। कुछ वक्त के लिए हम ही कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। कुछ दिन तक जानवी अपने पति का ख्याल रखती है, उसे वक्त पर दवाई देती है और पैरों की मरहम पट्टी करती रहती है। और एक दिन कहती है, माँ जी, हम कब तक ऐसे घर में रहेंगे? घर में अब गिने चुने पैसे ही बचे हैं जिससे हम गुजारा चला सकते हैं। आलू टमाटर की एक बोरी पड़ी है, क्यों ना हम इन्हीं सब्जियों को बेचने चले? हाँ बहू, तूने ठीक कहा। माँ, आप दोनों परेशान मत हो। ऐसे में मैं भी मंडी में जाकर बैठ जाऊंगा। बैठकर ही तो सब्जियां बेचनी है। नहीं बल्लू जी, आप जब तक ठीक नहीं हो जाते आराम कीजिए। हम सास बहू मिलकर भी घर की देखभाल कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक बोला मेरी बहू ने, और तू घर पर अपना ध्यान रखना। ये कहकर ही दोनों सास बहू अपने बेटे के ठेले पर सब्जियों को सजाकर मंडी के लिए निकल जाती हैं और बेचने लगती हैं। सब्जी ले लो, सब्जी, ताज़ा ताज़ा सब्जी, ताज़े टमाटर, ताज़े आलू ले लो 20 रुपए 30 रुपए किलो ले लो। आइए आइए, कहीं टमाटर खत्म ना हो जाए, जल्दी आकर सब्जी ले लीजिए। ये सब्जी कितने की दी है? दीदी 20 रुपए किलो। रहने दो, नहीं चाहिए। अरे बेटा ले लो, ताजे ताजे हैं। अरे मुझे नहीं चाहिए, बहुत महंगा दे रही हो। ऐसा कहकर वो ग्राहक चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, बस 4-5 ग्राहक ही उससे सब्जियां लेकर जाते हैं। बाकी उनकी सब्जी ठेले पर बची ही रहती है। 4 दिन बीत जाते हैं, उन सास बहू की सब्जी कुछ खास नहीं बिकती। शाम को ठेला लिए जब वो वापस आती हैं तो सुधा की नजर पनवाड़ी पर पड़ती है और वो कहती है, देख देख बहू, इस पनवाड़ी की दुकान पर कितनी भीड़ जमा है। और जिस रास्ते से आए हैं ना हम, उन दोनों पनवाड़ी की दुकान पर भी बहुत भीड़ थी। आखिर ये ऐसा क्या बेचते हैं जो पनवाड़ियों पर इतनी भीड़ होती है? अरे माँ जी, आपको तो पता है, आदमी लोग घर में एक दिन सब्जी लेकर जाएं या न जाएं, पर दिन में 2-3 बार गुटखा पान जरूर खाते हैं। गुटखा पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये भाई सब बिकता है इस पर, तो बिक्री तो होनी ही है। आइडिया बहू, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम भी इसी की दुकान लगा ले। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? छी छी छी, हम गुटखा तंबाकू थोड़े ना बेचेंगे। कितने सारे आदमी आते हैं खरीदने। ओहो बहू, मैंने तुझे बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट बेचने को नहीं बोला। अरे हम तो पान बनाकर बेचेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, इसे भी तो बहुत सारे लोग खाते हैं। तो चल इसका सामान जुटा लेते हैं। हम गरीब लोगों के लिए इससे बेहतर आमदनी शायद ही किसी और से होगी। मैं तो कहती हूँ माँ जी, हम ऐसा पान बेचेंगे कि बच्चे, औरतें, बड़े बूढ़े सब खाएंगे। जैसे बच्चों के लिए चॉकलेट का पान, बड़ों के लिए फायर पान, औरतों के लिए मीठा पान, अलग अलग तरह का। अरे बहू, ये तो तूने सही फरमाया। इससे तो और लोग आएंगे, क्योंकि हमारे जैसा पान वहाँ कोई बेच नहीं पाएगा। दोनों सास बहू बबलू को पान बेचने का फैसला बताकर पान बेचने का सामान ले आती हैं। जो भी जरूरी चीज कत्था चूना चाहिए था, सब्जी के ठेले को ही वो पान बेचने का ठेला बना लेती हैं और दोनों सास बहू चौराहे पर जाकर पान बनाने लगती हैं और कहती हैं, आइए आइए, पान खाइए, मीठा पान, फायर पान, आइस पान, चेरी पान, मैंगो पान, स्ट्रॉबेरी पान, चॉकलेट पान। हमारे यहाँ है अलग अलग तरह के पान। आओ आओ सभी लोग आओ, तरह तरह के पान खाओ, बेहद सस्ता है, 10 रुपए 10 रुपए। अरे बच्चों, चीज खाओगे? चॉकलेट वाला पान
बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं। जानवी की बात सुनकर 8 साल का बच्चा जो अपनी माँ के साथ जा रहा था रुक जाता है और अपनी माँ से जिद करता है। माँ माँ, मुझे वो चॉकलेट पान खाना है। आंटी बोल रही हैं वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पान है, चलो ना माँ, खिला दो। अरे नहीं बेटा, पान गंदी चीज होती है, कुछ नहीं होता चॉकलेट पान। अरे बहन जी ऐसे मत करिए, हमने खास बच्चों के लिए चॉकलेट पान बनाया है, उसमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आप भी खाकर देख लीजिए, आपके लिए मैंगो पान और भी फ्लेवर के पान हैं, वो आपको जरूर पसंद आएंगे। हाँ बेटा, एक बार मौका तो दो। ठीक है, तो फिर खिला दीजिए। ये कहते ही जानवी उसे और उसके बच्चे को चॉकलेट पान बनाकर खिलाती है, जिसे खाते ही दोनों को बेहद पसंद आता है और वो एक और मांग कर खाती है। अरे माँ, वाह वाह, ये चॉकलेट पान तो बहुत अच्छा है माँ, मुझे एक और चाहिए। अरे इस बार आप दूसरे फ्लेवर का पान देना, मेरे बच्चे को मैंगो और मुझे फायर पान। जी जरूर। इस तरह जानवी उन्हें और पान खिलाती है। इसी के बाद और लोग पान खाने आते हैं, जिन्हें अलग अलग तरह के पान बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह आंटी, आपका पान तो काफी लाजवाब है, खाने में ऐसा तो मैंने आज तक कहीं भी नहीं खाया। ऐसा कीजिए, आप 6 पान अलग अलग तरह के बना दीजिए, मैं घर पर सबको खिलाऊंगी। अभी बनाती हूँ बेटा। सुधा उसके 6 पान बनाकर दे देती है। ये लीजिए पैसे। शुक्रिया बेटा, आते रहना। सुनिए, जरा मुझे फायर पान खिलाना। ये लीजिए आपका फायर पान। तभी मोहित फायर पान खाता है। उसे देखकर आसपास के लोग आकर्षित होकर और आते हैं और फायर पान की सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं। देखते ही देखते सास बहू की पान बेचने की दुकान जोर शोर से चल पड़ती है। 3 महीने कब बीत जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। पैसे इतनी तेजी से आते हैं कि वो ठेले से एक दुकान बना लेती है, जहां वो पान बेचती हैं। रोज के सुबह से शाम तक 400 ग्राहक उससे पान खाया ही करते थे। तभी पान बनाते हुए जानवी कहती है, माँ जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने शुरुआत इतने छोटे से की थी और देखते ही देखते आज इस बड़ी दुकान के हम मालिक हैं और अब तो उनके पैर भी ठीक हो रहे हैं। सही कहा बेटा तूने। कल मुझे कमला ने बताया कि उसका बेटा इतनी दूर से सिर्फ मेरे पान खाने आया है, वो बस अब आना ही वाला है। अरे सुधा आंटी नमस्ते। माँ से मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी, अब जल्दी से आप मुझे अपनी दुकान का फेमस पान खिला दीजिए। अभी खिलाती हूँ बेटा। ये कहते ही सुधा उसे 2 पान खिलाती है। खाते ही नमन कहता है, अरे वाह आंटी, सच में आप बहुत अच्छे बनाती हैं पान। वैसे आपको ये बेचने का ख्याल कैसे आया? बस बेटा, बल्लू की हालत ऐसी खराब हुई कि वो काम नहीं कर पाया, तो हम दोनों ने घर चलाने के बारे में सोच लिया और पान बेचने लगे। सही है आंटी, आप 10-12 पान बना दीजिए, मैं अपने दोस्तों को खिलाना चाहता हूँ। और मेरे एक दोस्त की शादी है तो उसकी शादी में आपको ऐसे ही पान रखना है, मैं आपको ऑर्डर दिलवा दूंगा। शुक्रिया बेटा, अभी बनाती हूँ। ये कहते ही जानवी उसे पान बनाकर दे देती है। बात हैरानी की थी, लेकिन वक्त के साथ सास बहू पान बेचकर लाखों कमाते थे, जिससे उन्होंने धीरे धीरे अपना बड़ा सा घर बना लिया। साथ ही बेटे का नया कारोबार खुल जाता है और दोनों सास बहू अपनी दुकान पर पान बनाने के लिए 2 कारीगर भी रख देती हैं। अब सिर्फ वो मालकिन बनकर अपनी पान की दुकान पर बैठा करती थी। सास बहू की 3 आंख वाली गाय। हरिशपुर गांव में शर्मिला सुधा नाम की एक गरीब ग्वालन सास बहू रहा करती थी, जो गौ पालन करके दूध और गोबर के उपले बनाकर बेचा करती थी। बदले में उन्हें जो पैसे मिलते थे उससे उनकी दाल रोटी चलती थी। दोनों सास बहू वहां पौ फटने के साथ उठ जाती थी। अरे शर्मिला बहू, देख सवेर हो चली है, सभी गायों को खेत खलियान ले जाने का बखत हो चला है। सास बहू गौशाला में बंधी गायों को खूंटे से खोलकर उन्हें चराने के लिए खेत लेकर चल देती है। चल 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 चल। कुछ देर में सास बहू गायों के लिए चारे से भरे खेत में आकर गायों को चरने के लिए छोड़ देती है। तभी उनकी नजर एक बंजर खेत के बीचों बीच पड़ी, जहाँ एक घायल गाय पड़ी थी जो दर्द से करा रही थी। अरे माँ जी, देखिए ना, वो दूसरे खेत में बैठी गाय दर्द के मारे कैसे मचल रही है। हाँ बहू, चलकर देखते हैं। दोनों सास बहू उस गाय के पास आकर देखती है कि उस गाय के 3 आंख हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं।
इस गैया के ललाट पर तो शिव शंभू के जैसे 3 आंखें लगे हैं। माँ जी, इस गाय के पांव तो घायल हैं। जाने किस बेरहम कसाई ने इसे जानवर की तरह मारा है। जैसे ही वो उस 3 आंख वाली गाय को सहलाती है, गाय अपनी पूंछ हिलाने लगती है, जिसके बाद सास बहू उसे चारा खिलाती है। देख बहू, सांझ की बेला बीत चली है, अब हमें घर चलना चाहिए। इसके बाद सास बहू अपने गाय को लेकर बढ़ने लगती है। तभी 3 आंखों वाली गाय उनके गाय बच्चियों के झुंड में शामिल होकर घर पर चली आती है और पूंछ हिलाते हुए पगुराई करने लगती है। बहू, ये 3 आंख वाली गाय तो हमारे घर तक आ पहुंची। लगता है इसका कोई नहीं है। इसे अपने घर में पनाह दिए देते हैं। बेचारी बेजुबान जानवर इस जाड़े के दिन में कहाँ जाएगी। जहाँ हमारी 4 गाय पल रही है, वहाँ एक ये भी सही। सास बहू उस 3 आंख वाली गाय को अपने गौशाला में रख देती है और पौ फटने के साथ ही 3 आंखों वाली गाय जोर शोर से गुहार लगाती है। बा! 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 ये 3 आंख वाली गाय तो बड़ी भोर सवेरे उठ जाती है। लगता है चारा मांग रही है। दोनों सास बहू 3 आंखों वाली गाय को चारा बनाकर परोसती है। अब जो कि तुम्हारी 3 आंखें हैं, इसीलिए हम सास बहू तुम्हें महेश्वरी कहकर पुकारेंगे। ये लो, चारा खाओ। इस पर 3 आंखों वाली गाय पांव पीछे सरकाते हुए सिंग हिलाने लगती है। हम सास बहू ने इतनी मेहनत से तेरे लिए चारा तैयार किया है और तू है कि मुंह नहीं मार रही। महेश्वरी, हम गरीब सास बहू के पास इतना तो है नहीं कि तुझे मेवा मिठाई खिला सके। माँ जी, मुझे लगता है महेश्वरी इस वक्त दूध देने वाली है। ऐसा बोलकर सुधा की बहू शर्मिली दूध की बाल्टी उस 3 आंख वाली गाय के थन के नीचे लगाकर दूध दूहने लगती है और फिर माँ जी, हमारी 3 आंख वाली गाय महेश्वरी तो दुधारू गाय निकली। देखिए, एक वक्त में बड़ी बाल्टी के 3 बाल्टी दूध दिया है इसने। 3 आंखों वाली गाय के दूध की गुणवत्ता को देखकर सास बहू से गाय के दूध लेने वाले ग्राहक अब दुगना दूध लेने लगते हैं। अरे सुधा बहन, आज से मेरे दूध का कोटा बढ़ा देना। क्या बात है जमुना, कल तक तो तुम पाव भर ही दूध लेती थी, फिर आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे निकल आया। जब से तुम्हारी 3 आंख वाली गाय का दूध मुंह लगा है, घर में दूध की खपत बढ़ गई है। जमुना, बात तो तुमने 100 पैसे सच बोली है। अरे पहले तो हम सास बहू से किलो भर दूध लेते थे, मगर कल तो मेरे पोते पोतियों ने दूध के पीछे मारा मारी ही कर ली, जो कुछ समय पहले तक दूध को देखकर नाक भौहें सिकोड़ते थे। अच्छा सरपंच काका, ऐसा भी क्या खास स्वाद है हमारी महेश्वरी के दूध में? अरे सुधा की बहू, अरे तुम्हारी 3 आंखों वाली गाय तो एकदम गाढ़ा दूध देती है, जिसे पीने पर मुंह में मक्खन मलाई उतर आती है। वरना आजकल के ठगी ग्वाले तो दूध के नाम पर पानी का दाम वसूलते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है, सास बहू के 3 आंखों वाली दुधारू गाय पूरे गांव में प्रख्यात हो जाती है, जिसके बाद पूरा गांव गढ़ उन्हीं से दूध खरीदता है, जिससे सास बहू के जीवन से गरीबी की बदरा छटने लगती है। महेश्वरी, हम सास बहू बरसों से गौपालन करके उनका दूध और उपले बेचती रही, बावजूद इसके 4 पैसे से ज्यादा कभी ना बन पड़ा। मगर जब से तुम्हारे पांव पड़े हैं, हमारे गरीब जीवन की गाड़ी पटरी पर आ गई है। ये सुनकर उनकी 3 आंखों वाली गाय भाव विभोर हो जाती है और उसके आंखों में आंसू उमड़ आते हैं और वो बहू को चाटने लगती है। धीरे धीरे 3 आंखों वाली गाय के दूध से सास बहू की आमदनी बढ़ चढ़कर होती है, जिससे वो अपने टूटे फूटे घर को तुड़वा कर उसी जगह पर पक्के मकान की नींव रखती है, जिसे देखकर गांव में रहने वाले 2 ग्वाले माखन और मदन कुड़ते हुए कहते हैं, जब से इन गरीब सास बहू के घर ये 3 आंखों वाली गाय आई है, तरक्की पर तरक्की किए जा रही है ससुरी। और इनके 3 आंखों वाली गाय के चलते हमारे दूध का बिजनेस ठप हो गया है। इन सास बहू के गाय का तो जुगाड़ बैठाना पड़ेगा भाई। एक दिन शर्मिला महेश्वरी को खेत में चरने के लिए खूंटे से बांध कर चली आती है। तब दोनों दोस्त वहाँ आते हैं। मदन, तू चारों तरफ देखता रहे, मैं जल्दी से इसका खूंटा खोलकर दूसरे गांव रफा दफा किए देता हूँ।
महेश्वरी कान खड़े करके उनकी बातें भाप जाती है और बुलंद आवाज में गुहार लगाते हुए उसे दुलत्ती मारती है। ब्रा! 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 अरे चुप कर जा मरी, कितना गला फाड़ेगी। लगता है ये मरियल गाय हमें मरवा के मानेगी। दोनों दोस्त अपने स्वार्थ के कारण कसाई की तरह उस 3 आंखों वाली गाय महेश्वरी को मार पीट कर जंगल से कोसों दूर भगा देते हैं। अब ये भूले भटके हमारे गांव नहीं आएगी। उनके जाते ही 3 आंखों वाली वो गाय सास बहू के घर का रास्ता धर लेती है। ये बात पता चलते ही वो दोनों दोस्त उस रात सास बहू के घर में घुसने का षड्यंत्र रचते हैं। शर्मिला और सुधा की गाय इन्हीं की तरह एकदम हठीली है ससुरी। चिंता मत कर माखन मेरे यार, आज रात उस 3 आंख वाली गाय को तो पार घाट पहुंचा कर ही लौटेंगे। पूरे गांव में सन्नाटा छा जाने के बाद देर रात वो दोनों दोस्त दबे पांव गौशाले में घुस जाते हैं। देख हमारा धंधा चौपट करके और हमारी नींद हराम करके ससुरी कैसे थसकर मारे तीनों आंखों को मूंदे मजे से सो रही है। चल अब इसे मौत की नींद सुला ही देते हैं। दोनों उसके गले में रस्सा डालकर दोनों उसे खींचने लगते हैं, जिस कारण गाय झुंझुलाहट के साथ उठ खड़ी होकर रेंकने लगती है। ब्रा! 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 माँ जी, ये तो महेश्वरी की आवाज है। लगता है हमारी गाय की जान आफत में है। दोनों सास बहू दौड़ते हुए गौशाले में आकर माखन और मदन को रंगे हाथ पकड़ लेती है। तुम दोनों ग्वाले हमारे गौशाला में क्या कर रहे हो? अब सब समझ आया। तुमने ही हमारी महेश्वरी को जंगल में खोलकर भगा दिया था और उसे मारने के लिए आए हो। अरे वाह, हम तो तुम दोनों सास बहू को बुड़बक समझते थे, मगर तुम तो बड़ी से आने निकली। चलो आज इसके साथ तुम्हारा भी खेल खत्म किए देते हैं। जैसे ही वो सास बहू को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनकी 3 आंखों वाली गाय गुस्से से गुर्राकर आंख तड़ेरते हुए उन्हें सींग से उठाकर पछाड़ देती है। इसी के साथ सारा गांव भी वहां जुट जाता है और सास बहू सरपंच को सारी बातें बताती है। अरे एक अहीर होकर ऐसा करते तुम्हारे हाथ पांव नहीं थरथराए? जो बेचारी एक बेजुबान जानवर पर अपना रिस निकालने चले आए। डूब मरो चुल्लू भर पानी में तुम लोग। सरपंच जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई है, हमें एक मौका दे दीजिए सरपंच जी। सरपंच जी हमें माफ कर दीजिए, हम करते भी तो क्या, पूरा गांव गढ़ हमसे दूध नहीं लेता। और इन सास बहू की 3 आंखों वाली गाय के चर्चे पूरे गांव में हो रहे थे। जहां देखो वहां 3 आंखों वाली गाय के बारे में बातें हो रही थी, इसलिए हमने गुस्से में आकर 3 आंखों वाली गाय को मारने की कोशिश की। हमें माफ कर दीजिए सरपंच साहब। तुम्हें एक मौका और दे दूं ताकि फिर से तुम इस 3 आंख वाली गाय को मारने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे पैतरे में पड़कर तुम पर तरस नहीं खाऊंगा, तुम्हारी जगह जेल में है। मदन और माखन को उनके किए की सजा के लिए जेल की दवा खानी पड़ती है, जिसके बाद सास बहू दोबारा से पूरे गांव गढ़ में अपनी 3 आंखों वाली गाय का दूध बेचने लगती है।